अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है मंगलवार, तारीख है 18 अप्रैल 2023। विषय है ना मिले अपराधियों को राजनीतिक प्रश्रय। यह आलेख लिखे हैं प्रकाश सिंह, जो एक पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, पूर्व महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल। हमारे देश में राजनीति के अपराधीकरण की चिंता बहुत पुरानी है। इसे निपटने के उपायों पर विमर्श भी लंबे समय से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद प्रकरण के हवाले से एक बार फिर इस मसले पर चर्चा हो रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब दुर्दांत अपराधी राजनीति में भी स्थापित हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है गठजोड़, अपराधों का राजनीति से गठजोड़, नौकरशाही से गठजोड़ आदि। इसी का फ़ायदा उठाकर अपराधी राजनीतिक के मैदान में प्रवेश कर पा जाते हैं। इस गठजोड़ के कारण अपराधियों को राजनीतिक प्रश्रय भी मिलता है और उन्हें पुलिस एवं प्रशासन का संरक्षण भी प्राप्त होता है। इसी संरक्षण के बूते अपराधी आगे बढ़ते जाते हैं। इस पूरे हिसाब की जड़ में है अपराधियों को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण। अगर उन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिले तो अन्य तरह के प्रश्रय भी उन्हें नहीं मिल सकेंगे। जहां तक अतीक अहमद की बात है, जो उनको समाजवादी पार्टी का भी संरक्षण था। इस पार्टी का बर्दाश्त होने के चलते उनके कृत्यों पर अंकुश लगा पाना मुश्किल था। ऐसे में वे आगे बढ़ते गए, आपराधिक करतूतें भी रहीं और वे सांसद और विधायक भी बनते रहे। राजनीति का अपराधीकरण एक गंभीर समस्या है और यह समस्या देश भर में है। इसके समाधान के उपाय सुझाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन हो चुका है और उनकी रिपोर्ट भी है, लेकिन उस उपायों को अमल में लाने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए है कि आज नेता भी अपराधी हो चुका है। रिपोर्ट बताती है कि लोकसभा में 40% से अधिक सांसदों की पृष्ठभूमि आपराधिक है। अगर हम सच में इस समस्या को दूर करने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हमें उन गठजोड़ों को तोड़ना होगा जिनका उल्लेख पहले किया गया है। अतीक अहमद के मामले को देखें तो आज के समय में राजनीतिक संरक्षण समाप्त हो गया था और अब माफिया तंत्र के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। उस प्रक्रिया में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो हत्याकांड हुआ है उसकी न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी है। इससे अधिक और कुछ क्या किया जा सकता है? इसमें पुलिस की क्या कमजोरी रही? हत्या के अपराधियों का संबंध किससे है? जो 3 लोग पकड़े गए हैं वे आपस में कैसे मिले? हथियारों के स्रोत क्या हैं? यह सब जांच से पता चल जाएगा। यह बात मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि पुलिस तंत्र में भी ठोस सुधार किए जाने चाहिए। ऐसे सुधारों के प्रति सरकारी तत्परता में उदासीनता ठीक नहीं है। पुलिस तंत्र को प्रभावी बनाना, उसे किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना, नेताओं, अफसरों व पुलिस के गठजोड़ को खत्म करना हमारी मुख्य प्राथमिकताओं में रखना होगा। हालिया मसले में देखें तो जहां तक मुठभेड़ का मामला है वह तो समझ में आता है, पर कोई व्यक्ति अगर आपकी अभिरक्षा में है तो उसे सुरक्षित रखना अपना उत्तरदायित्व है। यह हत्याकांड कैसे हुआ इस पर ठीक से पड़ताल होनी चाहिए तथा भविष्य में इस तरह की चूक से बचना चाहिए। यह भी रेखांकित करना आवश्यक है कि पुलिस तंत्र को किसी तरह के दबाव में न आकर
स्वायत्त ढंग से काम करना चाहिए। आपराधिक गठजोड़ में पुलिस का लिप्त होना बेहद चिंताजनक है। भ्रष्ट पुलिस अपराधियों के बारे में भी खबरें आती हैं। कई बार वरिष्ठ अधिकारी चाहत की कार्रवाई नहीं कर पाते, क्योंकि या तो उन पर दबाव होता है या फिर उन्हें समुचित राजनीतिक संरक्षण अथवा निर्देश नहीं होता है। यह स्थिति जब तक नहीं बदलेगी तब तक अपराधियों को रोका नहीं जा सकेगा और न ही राजनीति को उनसे अलग रखा जा सकेगा। अगर प्रारंभ में ही पुलिस को रोका नहीं गया होता तो अतीक अहमद अपराध के पहले पायदान पर ही रोक लिया जाता। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू न्यायपालिका से भी जुड़ा हुआ है। अपराधी नेता, पुलिस और प्रशासन का गठजोड़ चाहे जितना भी असरदार हो, पर यह भी तो सच है कि बड़ी तादाद में आपराधिक मामले अदालतों के सामने पहुंचते हैं। लोग याचिकाएं डालते हैं, पुलिस चार्जशीट जमा करती है, लेकिन हमारी अदालतों में मामलों के निस्तारण की गति इतनी सुस्त है कि फैसला या तो आता नहीं और आता है तो बहुत देर के बाद आता है। इसका नतीजा है कि निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक लाखों की संख्या में मुकदमे लंबित हैं। हमारी न्यायपालिका को इन विसंगतियों पर समुचित ध्यान देना होगा। कई बार तो न्यायपालिका की भूमिका ही संदेहास्पद दिखती है। कहा जाता है कि जब अतीक अहमद के मुकदमे जाते थे तो 9-10 जज उनकी सुनवाई से अपने को अलग कर लेते थे। अब इसका कोई तुक तो नज़र नहीं आता। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर जज के रूप में आप वहाँ क्या कर रहे हैं। सब दस्तावेज, रिपोर्ट और सुनवाई आपके सामने है और आपसे फैसला नहीं लिखा जा रहा है। इसलिए यह कहने की में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि नेताओं, पुलिस प्रशासन के साथ साथ राजनीति और समाज में बढ़ते अपराधीकरण के लिए न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। यह समझना होगा कि सुधार का कार्य सरकार को करना होता है। हमारी राजनीति में तमाम समस्याएं हैं और उसी तरह के नियंत्रण में पुलिस है। सबसे पहले तो पुलिस को उनका काम करने देने के लिए उसे स्वायत्त बनाना चाहिए। इससे अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। राजनीतिक पार्टियों को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने निहित स्वार्थों के लिए उन्होंने अपराधियों को बढ़ावा देकर देश और जनता का कितना भारी नुकसान किया है। जनता को भी सोचना होगा, आखिर उसी के वोट हासिल कर अपराधी लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंचते हैं। ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के बारे में उस क्षेत्र के लोग तो जानते ही हैं। उसके बावजूद वैसे लोग जीत जाते हैं। विडंबना है कि ऐसा माना जाता है कि बेईमान और अपराधी व्यक्ति के चुनाव जीतने की संभावना अधिक होती है। चुनाव प्रणाली में सुधार की बात भी अरसे से हो रही है। इस संबंध में पहल करना चुनाव आयोग का काम है। बिना ठोस सुधार किए अपराधियों के चुनाव मैदान में उतरने से रोक पाना बेहद मुश्किल है। इस तरह के हमें विभिन्न स्तरों पर सुधार करना होगा, अन्यथा अपराधी भी बढ़ेगा और राजनीति एवं प्रशासन से उनका गठजोड़ भी बना रहेगा। अगला आलेख है भारत अमेरिका व्यापार। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 128.55 अरब डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2021-22 में यह आंकड़ा 119.51 अरब डॉलर और 2020-21 में 80.51 अरब डॉलर रहा था। इस 7.65% की वृद्धि के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। बढ़ोतरी का यह रुझान दोनों देशों के गहन होते आर्थिक संबंध को रेखांकित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़त के साथ आयात
और निर्यात भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष में अमेरिका को हुए निर्यात में जहां 2.81% की वृद्धि हुई, वहीं आयात लगभग 16% बढ़ा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका उन कुछ देशों में है जहां से हमारे आयात से अधिक निर्यात होता है। वर्ष 2022-23 में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 28 अरब डॉलर रहा। इतना ही नहीं, विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा पैसे भेजने के मामले में अमेरिका पहले पायदान पर है। बीते साल विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि 2022 में भारतीय दूसरे देशों से भारत को 100 अरब डॉलर के आसपास भेज सकते हैं। वर्ष 2021 में आंकड़ों का आधार पर बताया गया था कि संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका 23.4% की हिस्सेदारी के साथ सबसे ऊपर आ गया है। अब भारत में द्विपक्षीय व्यापार के मामले में चीन दूसरे स्थान पर आ गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि चीन से हमारा आयात 4.16% बढ़ा, लेकिन निर्यात में लगभग 28% की बड़ी गिरावट आई। व्यापार संतुलन भी चीन के पक्ष में है और 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार घाटा 83.2 अरब डॉलर रहा, जो 2021 में 72.91 अरब डॉलर था। बहरहाल, विशेषज्ञों का आकलन है कि आगामी महीनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में बढ़ोतरी बरकरार रहेगी। कीमती पत्थरों और आभूषणों के साथ साथ दवाओं और इंजीनियरिंग उपकरणों का निर्यात बढ़ाना बहुत उत्साहजनक है। अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की कुल मांग का लगभग 40% हिस्सा भारतीय निर्यात से पूरा किया जाता है। भारतीय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है तथा हमारी बाजार अर्थव्यवस्था सबसे अधिक गति से बढ़ रही है। यह अमेरिका और अन्य देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक अवसर है। भारत ने आत्मनिर्भर अभियान, मेक इन इंडिया, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जैसे अनेक पहलों से उत्पादन भी बढ़ रहा है तथा गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है। अगला आलेख है खाद्यान्न समस्या का समाधान है श्री अन्न। यह आलेख लिखे हैं पद्मश्री अशोक भगत, जो एक सचिव विकास भारती बिशनपुर के हैं। जलवायु परिवर्तन की विभीषिका से हम अब भीग हैं। हमारी भौतिकवादी सोच ने हमें ऐसे चौराहे पर ला खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता बेहद दूर है। विशेषज्ञों की माने तो जहां आज बड़े पैमाने पर खेती होती है, वहां पैदावार में व्यापक कमी की संभावना है। ऐसे आंकड़े भी हैं जो यह साबित करते हैं कि उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि में जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे बारिश कम होती जा रही है। तटवर्ती मैदान समुद्र में समाते जा रहे हैं। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन का बड़ा भूभाग बंजर एवं अनुपजाऊ हो जाएगा। इसलिए अब ऐसे अनाज की पैदावार पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो कम पानी में हो सकता है और पौष्टिक भी हो। खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज या पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज में प्रोटीन, फाइबर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा आज के पारंपरिक खाद्यान्नों की तुलना में ज़्यादा है। भारत सरकार ने भी खाद्यान्न राजनीति को अपने तरीके से सुलझाने की दिशा में पहल करना प्रारंभ कर दिया है। मसलन अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने के साथ साथ भारत को वैश्विक पोषक अनाज हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार इस दिशा में पहले से काम कर रही है। इसी के तहत 2018 में
मिलेट्स को न्यूट्रल सीरियल के रूप में सरकार ने घोषित किया था। भारत में मिलेट्स क्रांति को बाहरी चुनौतियों के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। मोटे अनाज से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान होगा तथा पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन की चुनौती का भी सामना करने में लाभ होगा। मोटे अनाज के उत्पादन से देश में बड़ी संख्या में जो छोटे जोत के किसान हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। सामान्य परिभाषा के तौर पर जिस अनाज की बिना जोते बुआई की जाती है उसे मोटे अनाज की संज्ञा दी जाती है। वैसे कम पानी और कम समय में उपजने वाले अनाज को मोटा अनाज बताया जाता है। भारत में मोटे अनाज दो वर्गों में उगाए जाते हैं। प्रथम वर्ग के प्रमुख मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी को रखा गया है, जबकि दूसरे वर्ग में कंगनी, कुटकी, कोदो, बगिया, वरीगा या पुनरवा और सांबा शामिल हैं। यदि इतिहास की बात करें तो मिलेट अनाजों के प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाए गए हैं। खाद्यान्न समस्या के समाधान के लिए भारत ने 1960 के दशक में हरित क्रांति पर कार्य करना प्रारंभ किया। इसके लिए विदेशों से न केवल कृषि तकनीक आयातित गया अपितु विदेशी पद्धति को भी अपनाया गया। हरित क्रांति ने खाद्यान्न संकट का तो समाधान कर दिया, लेकिन उसके साथ कई विसंगतियां भी आई। हरित क्रांति के कारण देश में गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। इसके कारण सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता हुई। इस पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने भूजल का दोहन प्रारंभ किया। देश का बड़ा भूभाग जल संकट की समस्या से जूझ रहा है। यही नहीं, चावल और गेहूं की खेती के चक्कर में हमारे किसानों ने जमकर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया। इससे जहां एक और मिट्टी की संरचना खराब हुई, वहीं दूसरी ओर भूजल में आर्सेनिक नामक खतरनाक रसायन की मात्रा हद से पार हो गई। अब वही विषाक्त पानी हम पी रहे हैं। मोटे अनाज की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उत्पादन के लिए कोई गहरी जुताई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। रासायनिक उर्वरक की तो जो ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ती है। साथ ही इसकी खेती के लिए किसी प्रकार के कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके उत्पादन के लिए अपेक्षाकृत कम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मोटा अनाज भारतीयों के भोजन का प्रमुख अंग लंबे समय से रहा है, किंतु हरित क्रांति ने इसे थाली से अलग कर दिया है। जिस अनाज को हम 6500 साल से खा रहे थे, उससे हमने मुंह मोड़ लिया और आज फिर पूरी दुनिया उसी मोटे अनाज की तरफ वापस लौट रही है। इसमें वसा, विटामिन ई, विटामिन बी, फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। मोटा अनाज रक्त में शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखता है। यह कोलेस्ट्रॉल की समस्याओं को भी नियंत्रित करता है। छोटे ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता, जो प्रायः हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है। मोटे अनाज में मैग्नीशियम, सेलेनियम और कॉपर जैसे आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। इसे मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उत्पादन में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। ये 10 से 12 साल बाद भी खाने लायक होते हैं। मोदी सरकार ने इसे श्री अन्न की संज्ञा दी है। इसके पीछे भी बड़ी सोच काम कर रही है। भारत सरकार ने देश को इसका हब बनाने की योजना बनाई है।
इसके लिए भारत के हर नागरिक को आगे आने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल है स्मार्टफोन के दुश्मन। यह लेखक है, यह आर्टिकल लिखे हैं संतोष उत्सुक, जो एक बैंकर हैं। विदेशियों के कई सर्वे अक्सर मेरे शरीर और दिमाग में घबराहट भर देते हैं। सिंगापुर प्रबंधन विश्वविद्यालय के सर्वे के अनुसार बार बार स्मार्टफोन चेक करने के दैनिक जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्या समझ नहीं आती और समस्या समाधान की क्षमता घटती है। उनकी तुलना में हमारे सर्वे क्या शानदार होते हैं। छोटी समस्याओं के बारे में तो कोई सवाल नहीं करता। हम तो भूखी प्यासी बेरोजगारी की मारी मोटी समस्याओं के बारे में भी जवाब नहीं मांगते। हमारे यहाँ तो बाजार, सड़क या भीड़ भरे रास्तों पर चलते हुए, यूट्यूब पीते, फेसबुक पर लाइक्स और कमेंट्स गिनते, व्हाट्सएप पर मैसेज चखते हुए आत्मविश्वास बढ़ाता है। ज्ञान भंडार बिल्कुल अपडेट रहता है। सिंगापुर की शोध की माने तो छोटी छोटी समस्या से ध्यान भटकाने, बोरियत मिटाने के लिए लोग फ़ोन उठा लेते हैं। हमारे यहाँ तो इससे अधिक मनोरंजन होता है। जाति, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय से जुड़े अनेक सामाजिक राजनीतिक विषय हैं जिन पर फ़ोन चर्चा होती है। ऐसी चर्चाएं आपस में झगड़ने, पिटाने, लड़ने मारने के लिए दिन रात प्रेरित करती हैं। बोरियत बेचारी कहाँ इनके बीच में फंसेगी। दिलचस्प है कि सिंग वालों ने केवल 181 लोगों पर सर्वे किया। हमारे यहाँ यह सर्वे अगर 1,81,000 लोगों पर किया जाता तो भी उसके जवाब बिल्कुल ऐसे न होते। उनके शोध ने याद दिलाया कि बार बार फ़ोन देखने से भूलने की बीमारी हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो बार बार फ़ोन देखने से सब कुछ याद रहने लगता है। स्मार्टफोन के ज़्यादा प्रयोग से आँखों की रोशनी कम हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है। आँखों का क्या है? मेहनती कर्मठ डॉक्टर उपलब्ध हैं। स्मार्टफोन की लत के कारण कई व्यवसाय भी तो स्मार्टली बढ़ते हैं। सिंह वाले शोध के अनुसार बार बार स्मार्टफोन देखने पर हम शब्द भूल जाते हैं। हमारे यहाँ तो चुस्ती फुर्ती के साथ नए जानलेवा खूंखार शब्द पैदा हो जाते हैं। सुना है अब ऐसा स्मार्टफोन आने वाला है जिसे चाटने के बाद इच्छाएं इंसान के बस में आ जाएंगी। स्मार्टफोन लोगों की मांग है। सिंह की तरह चुभने वाले ऐसे अध्ययनों पर रोक लगानी चाहिए। अधिक लोग ऐसे शोध को पढ़ने और समझने लगेंगे तो निश्चित है कि स्मार्टफोन की बिक्री घट सकती है। कंपनियों की व्यावसायिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। लोग फिर से पत्र लिखना शुरू कर सकते हैं, जिससे डाकघर वालों का काम बढ़ जाएगा। मौजूदा ज़िंदगी की बुनियादी व अति स्वादिष्ट चीज़ यानी स्मार्टफोन के बारे में अनुसूचित सर्वे करने, अपशब्द सोचने, लिखने और बोलने पर अविलंब अंतर्राष्ट्रीय रोक लगानी चाहिए। हमें स्मार्टफोन के दुश्मन नहीं चाहिए। अगला आलेख है देश दुनिया से। ब्राज़ील के बाजार पर चीन की नज़र। वर्तमान में ब्राज़ील और चीन के बीच हर वर्ष $150 अरब का कारोबार होता है। वर्ष 2022 में ब्राज़ील ने चीन को $89 अरब का निर्यात किया था। चीन ब्राज़ील में कई क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक बीजिंग दक्षिण अमेरिकी देश के संसाधनों और बाजार पर छा जाना चाहता है। इंटर अमेरिकन डायलॉग की एशिया एंड लैटिन अमेरिका प्रोग्राम
डायरेक्टर मार्गरेट मारियस की माने तो ब्राज़ील के पास ऐसे संसाधन हैं जिनमें चीन की दिलचस्पी है, जैसे ब्राज़ील का सोया। ब्राज़ील का बाज़ार का आकार देखकर भी कहा जा सकता है कि दक्षिण अमेरिका में वह चीन की पहली पसंद है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा चीन के साथ करीबी रिश्तों के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2010 में लूला प्रशासन ने चीन का स्वागत किया। चीन की भागीदारी और ब्राज़ील में चीन के निवेश ने द्विपक्षीय समीकरणों को बढ़ावा दिया। इस बार लूला का इरादा ब्राज़ील के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन का निवेश बढ़ाने का है। फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर लेलैंड लेजारस को लगता है कि चीन दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील को अपने मुख्य साझेदार की तरह देखता है। वहीं इस बार लूला पर्यावरण के मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाते हुए चीन को संदेश भी दे रहे हैं और कारोबारी संतुलन भी साधना चाह रहे हैं। लूला दूसरे नंबर पर रहते हुए नहीं खेलना चाहते हैं। वह चीन के विशाल बाजार तक फ्रोजन बीफ, सोयाबीन, लोएस्क और कच्चे तेल का निर्यात बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान वह यह कोशिश भी करेंगे कि चीन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने के लिए ज़्यादा कोशिश करें और ब्राज़ील के काम कर रही चीनी सरकारी कंपनियों को पर्यावरण के प्रति ज़्यादा जवाबदेह बनाए। अगला आलेख है मलेरिया का नया टीका। मलेरिया के एक नए टीके को बीते सप्ताह घना सरकार ने मान्यता दे दी है। यह टीका बच्चों के लिए तैयार किया गया है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार इस टीके के आरंभिक नतीजे उत्साहजनक रहे हैं और यह WHO द्वारा अब तक मंजूर किया गया एकमात्र टीका मॉक्सिवर्सिस से ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुआ है। हालांकि टीके के अंतिम परीक्षण का परिणाम अभी सामने नहीं आया है, पर अधिकारियों को आशा है कि यह हर वर्ष हजारों बच्चों को बचाने में सक्षम होगी। इस टीके को भारत का सीरम इंस्टीट्यूट तैयार करेगा। अगला विषय है क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की परीक्षा को लेकर घोषणा की है कि 1 जनवरी 2024 से CAPF की परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में भी आयोजित की जाएगी। इस निर्णय से उन लाखों उम्मीदवारों को आसानी होगी जो हिंदी अंग्रेजी में बहुत सहज नहीं है। सरकार का यह कदम प्रशंसनीय है। अगला आलेख है प्रेम और ध्यान। जो लोग नित्य प्रायः ध्यान कर रहे हैं, ध्यान न भी कर रहे हों, प्रेम की गहराई में श्रद्धा के भाव में हों, तभी ध्यान जैसे ही स्थिर बन जाएगी। यह नहीं कि वह ध्यान की कुछ विधि करेंगे तो उन्हें कुछ अनुभूति होनी शुरू होगी। प्रेम अपने आप में ही एक ध्यान विधि है। हार्दिक गहरी जो श्रद्धा है, यह भी अपने आप में एक ध्यान ही है। जिनके अंदर ऐसा गहरी श्रद्धा और ऐसा गहरा प्रेम उजागर हो जाता है, वे अपने आप में बिना ध्यान किए ही ध्यान जैसी स्थिति में रहते हैं। इसी कारण ध्यान करने पर शरीर में जो अनुभूतियाँ उठती हैं, वे उनको सहज ही अनुभव में आने लग जाती हैं। जब भी कभी हमारे मन में प्रेम या श्रद्धा का भाव गहरा उठेगा, तो उससे सारे शरीर के भीतर उसी शक्ति का जागरण होता है जो ध्यान के कारण होता है। उस शक्ति के जागरण की वजह से शरीर में हिल डुल होती है। और यह भी हो सकता है कि ऐसी हिल डुल जैसी कोई क्रिया न हो। मन बहुत
गहरे उतर जाए, बहुत गहरे अंदर तक टिक जाए, दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। जब ध्यान में मन गहरे उतरता है, मन एकाग्र होता है, मन के विचार जब पूरी तरह से थमने लग जाते हैं, तो शरीर और मन में पूरी तरह से शिथिलता आ जाती है, जिस कारण नींद जैसा एहसास आता है, पर निश्चित रूप से वह नींद नहीं होती है। अब ध्यान के प्रभाव से वह शिथिलता आई, लेकिन कहीं न कहीं प्रेम ने उस भाव से ने फिर से अंदर पुकार उठाई। अब पुकार उठाई तो मन वापस से उस रेचन की ओर या सक्रियता की ओर आ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ वृद्धि से समझने की चेष्टा करने लगेंगे तो वृद्धि तो चक्कर में फंस ही जाएगी, और कुछ होगा भी नहीं। तो चक्करों से मुक्ति के लिए बेहतर यह रहता है कि जब भी कभी कुछ ऐसी अनुभूति हो तो सजग रहें। जैसे अभी लिखकर पूछ लिया कि यह नींद थी या कुछ और था, स्पष्ट करा लिया, लेकिन अपनी तरफ से बहुत विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।